Now we will start our new chapter funds flow statement. पहले हमने किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. मीनिंग ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. अब मीनिंग देखेंगे. फ्लो ऑफ फंड्स मीन्स मूवमेंट ऑफ फंड्स विच कॉजेज अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल. देखिए, जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया था तो उसमें हमने मेन मोटिव रखा था कैश, कि कैश में कितना इंक्रीज होगा और कितना डिक्रीज होगा. बट इसमें क्या है, जो वर्किंग कैपिटल में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाएं तो वो क्या है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. और हमने उसके कारण भी ढूंढने कि वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आने का मेन मकसद क्या था या मेन कारण क्या था. तो ये भी इस चैप्टर में बताया गया है. इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स सोर्स ऑफ फंड्स एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. इंक्रीज का मतलब है कि हमने फंड्स कहाँ कहाँ से हायर किए, क्या क्या सोर्सेज हैं. और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि हमने वो फंड्स को कहाँ कहाँ अप्लाई किया है. सो इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, दैट इज़ नो फ्लो ऑफ फंड. तो कई बार ऐसा भी होता है, इंक्रीज और डिक्रीज के साथ साथ कई बार आपके वर्किंग कैपिटल पे भी फर्क नहीं पड़ता. इसलिए आपके पास 3 केसेस हो गए हैं, इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये चीज़. व्हेन अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स ओनली करेंट अकाउंट, जब आपकी सिर्फ करेंट अकाउंट है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 50,000, ठीक है, तो आपकी क्या है, सेम अमाउंट रहा. तो इसका मतलब ना आपके फंड्स आए हैं ना गए हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. जब हम ट्रांजेक्शन इसमें एक करेंट अकाउंट की है और एक नॉन करेंट अकाउंट की है, तो इसमें अब जो आपको वर्किंग कैपिटल है वो तो या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब फंड्स का फ्लो है, वहाँ कुछ नहीं था पर यहाँ है, इंक्रीज और डिक्रीज है. तो इसमें एग्जांपल लेंगे, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग वर्थ क्या है, 5 लाख. तो इसमें बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब कि 5 लाख और 5 लाख सेम रहेंगे. तो ऐसा भी किसी टाइम पर होता है. नेक्स्ट इज यूजेस क्या है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स. फंड्स फ्लो स्टेटमेंट हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है कि हमें फंड्स को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, क्या क्या सोर्सेज हमें लाने हैं और उसकी बजाय हमें कैसे उसे एलोकेट करना है. सेकेंड इज इट हेल्प्स फाइनेंशियल मैनेजर टू असेस वेरियस पॉइंट. तो इसमें जो है ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये बताता है कि उसके फर्म की ग्रोथ को कैसे असेस किया जाए या कहाँ कहाँ पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या एक कंपनी की फाइनेंशियल पॉलिसी रहेगी. तो ये सब कौन बताता है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजर को बताने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर टू द क्वेश्चंस. अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के ही थ्रू हमें आंसर्स मिल सकते हैं. जैसे वाई डिविडेंड इज नॉट पेड इन स्पाइट ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, हाउ मच फंड्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, वेयर डिड द प्रॉफिट गो. तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हमें आंसर सिर्फ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट से ही मिलते हैं. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी. अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि जब हम कैश का मैटर सामने लाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कैश बैलेंस होना चाहिए. वैसे ही यहाँ आपका ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए. बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं और बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं और बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का फ्लो ऑफ फंड्स ना रहे. हर एक जगह एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस. जो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है वो फर्म को ये बताती है कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हमें कहाँ कहाँ से किस किस काम से किस किस ऑपरेशन से हमें फंड्स मिल रहे हैं, ये डिटर्मिन भी करना किसका काम है, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का. So these are the uses of funds flow statement.
नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या प्रोसीजर है, जैसे स्टेप 1, यहाँ स्टेप 3 दे रखे हैं। स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग कुछ रूल्स हैं जब हम एक फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज एन इंक्रीज इन करेंट एसेट्स मीन्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जब करेंट एसेट्स में इंक्रीज हो इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है। जब करेंट एसेट्स में डिक्रीज हो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है। थर्ड इज जब करेंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो, यहाँ एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मीन्स इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो जब हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये खासकर रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ देखिए इस पिक्चर में शेड्यूल है चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर्स में आपको क्या मिलेंगे, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या है, कैश इन हैंड, डेटर्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे जब हम इन्हें ऐड करेंगे। तो आपको सबको पता है कि व्हाट आर द करंट एसेट्स। तो जो करंट एसेट्स की आइटम्स होती हैं वो यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो हमने वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज की कुछ आइटम्स आ जाएंगी जैसे बिल्स पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो जब हम इसका टोटल निकाल कर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज द फंड फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैं इलिस्ट्रेशन लेकर आई हूँ। जैसे फर्स्ट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स। तो सामने इसके अमाउंट लिखे हुए हैं डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट इज, अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, इसके अमाउंट दिए हुए हैं। और ऐसे ही एसेट्स आपको दे रखी है नीचे, जिसमें नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स है। तो ये है आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए हम यहाँ पे इस जो हमने फॉर्मेट पहले डिस्कस किया है हम उसके अंदर ये सब अब एंट्रीज डालेंगे। अब देखिए जैसे करंट एसेट्स था, इसमें कौन कौन सी हम लेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज एंड कैश इन हैंड। तो हम दोनों जगह ही लेंगे क्योंकि हमें दोनों जगह ही दे रखे हैं। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, वो हम शो करेंगे। फिर आपका नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा जब हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 लाख और यहाँ पे क्या है आपका 4 लाख। तो ये क्या हुआ, 1 लाख इंक्रीज हुआ ना, तो 1 लाख हम इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट इज 4,70,000 माइनस 2,18,000। अब इसमें क्या हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2,52,000। तो हम उसे डिक्रीज कर देंगे। तो इस तरह से हम इसकी एंट्रीज कर देंगे और इस तरह से हम इफेक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल को शो करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आपके आते हैं जो सिलेबस में है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब देखेंगे कि टैक्सेशन का ट्रीटमेंट क्या रहता है। अब इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 2 वेज ऑफ डीलिंग विथ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। 2 वेज हैं जब हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ करंट लाइबिलिटी एंड सेकेंड इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो फर्स्ट हम देखते हैं करंट लाइबिलिटी का केस क्या कहता है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ कितना है 20,000 और वहाँ है 30,000। तो कितने से डिक्रीज हुआ 10,000। तो यहाँ पे हम डिक्रीज ले लेंगे
ठीक है। और ऐसे ही अब हम है, सिंपल था ये करंट लाइबिलिटी का केस, अब है नॉन करंट लाइबिलिटी का केस क्या रहता है। जब टैक्सेशन को हम नॉन करंट लाइबिलिटी देखते हैं, देन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग करंट ईयर एड इन नेट प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। तो जब हम नॉन करंट लाइबिलिटी लेते हैं तो जितना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अमाउंट होता है ना, जैसे मान लो ₹10,000 यहाँ हुआ, तो वो नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, यहाँ लिखा है फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जब है 20,000, जब शोन किया गया है एप्लीकेशन साइंस ऑफ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में, तो करंट ईयर कितना है, जो 30,000 है वो आपका ऐड हो जाएगा इन नेट प्रॉफिट वाइल फाइंडिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, तो टोटल ही ऐड हो जाएगा। तो ये है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैटर जब हम ये करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड। तो टैक्सेशन का ट्रीटमेंट सिर्फ इतना ही था। अब है जब हम प्रपोज डिविडेंड करते हैं तो इसमें भी फैक्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, नेट प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से आउटफ्लो ऑफ फंड्स हैं जब प्रीवियस ईयर की बात आए, मींस लास्ट ईयर की बात आए। तो जब ये है करंट ईयर में, तो करंट ईयर में एक तरह से ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी की तरह नीचे शो होगा, क्योंकि जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है वो एज अ शॉर्ट नोट ही शो होती है, अकाउंट से एक्सक्लूड होकर ये फुट नोट में शो होती है। तो ये है आपके प्रपोज डिविडेंड ऑफ करेंट ईयर। तो इसमें भी आपके दो ही बेसिस थे, तो अकाउंटिंग ऑफ प्रपोज डिविडेंड, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। Thank you for watching this video.